हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एलटी ग्रेड की जो सहायक अध्यापक शिक्षक की भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसके जो 30 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, उसका अध्ययन करेंगे। और हम लोगों ने जो सामान्य अध्ययन की ये जो सीरीज है कुछ दिन पहले ही शुरू की है, और इसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये एलटी ग्रेड की जितने भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के लिए इसका एक एक करके प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, और अभी तक हम लोगों ने इससे संबंधित 3 प्रैक्टिस सेट जो है सही तरीके से व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिए। बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि सर के द्वारा ये सारे जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं ये हमारे एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखिए, ये जीएस के जितने भी प्रश्न हैं शुरुआत में ये सामान्य स्तर के हैं। और देखिए, आपकी जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होने वाली है उसमें आपको जीएस में बहुत ज़्यादा उतना कठिन प्रश्न पूछने का चांसेस नहीं है, क्योंकि आप उस विषय के टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपको अपने विषय में विशेष योग्यता रखनी होगी, विषय से संबंधित प्रश्नों का आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, वो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का जो लेवल है बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा, वो सामान्य स्तर का ही होगा। बस इसमें आपका ये जांचने का ये तरीका है कि आपको सामान्य जानकारियां है कि नहीं अपने देश के इतिहास की, भूगोल की, अर्थव्यवस्था की, राज व्यवस्था की। तो ये सब चीज़ों को आपको जानने का अपेक्षा रखा जाता है। तो इसीलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज के, सामान्य अध्ययन के, वो सामान्य स्तर के ही होंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत रीजनिंग की, गणित के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको बेसिक रूप से कैलकुलेशन वगैरह आता है कि नहीं। तो इसीलिए इस प्रश्न को आप बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ने का प्रयास न करें। अगर आप करेंगे तो उसमें आपका देखिए समय व्यर्थ होगा। आप लोग अपने विषय पे ज़्यादा कमांड करें, यानी आपने जिस विषय के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है उस पर अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि आपको उसी विषय का शिक्षक बनना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये जीएस की चौथी क्लास। और इसमें हम लोग आगे के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और उनकी व्याख्या को भी देखते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का। देखिए, पहला प्रश्न, ये 31 इसलिए लिखा गया है कि मैंने ये जो फाइल रेडी की है आप लोगों के लिए, पीडीएफ फाइल, तो इसमें एक साथ 60 प्रश्नों का सेट मैंने तैयार किया है, जिससे क्या है कि इसको 2 पार्ट में पढ़ाया जा सके। तो इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आज का आपका पहला प्रश्न है, और इस पहले प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस प्रसिद्ध राजा ने पुनर्निर्मित कराया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय देखिए पुनर्निर्मित किसके द्वारा कराया गया था। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चोल राजा विजयालय। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो बहुत ही प्राचीन है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जो है विक्रमशिला, नालंदा, इन सब का समकालीन नहीं था, बल्कि वो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है उस समय का था। तो इससे ये नहीं होगा। हर्षवर्धन देखिए काफी बाद में नवीन शासक था, तो इसके पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था, काफी फेमस हो चुका था, तो इसने भी इसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया था। चोल राजा विजयालय तो दक्षिण भारतीय शासक था, इसने बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी नहीं काम कराया था, क्योंकि ये तो जो विजयालय था ये शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, तो देखिए कुमार गुप्त जो प्रथम यानी गुप्त सम्राट थे, ये इनके द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्निर्मित करवाया गया। पहले जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहां पर संघ हुआ करते थे, बौद्ध मठ और संघ होते थे, तो इनको इसने विश्वविद्यालय के रूप में परिणत करवाया, तो इसीलिए कहा जा रहा है इसके द्वारा पुनर्निर्मित कराया। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि गुप्त काल में लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, जिससे यह बौद्ध शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसको साल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, यानी गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, और इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिया है 1930, 1932, 1935, 1940। तो देखिए
इस आंदोलन का एक और भी नाम है जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी ने 12 मार्च को 1930 ईस्वी में अपनी ये जो दांडी से पदयात्रा शुरू की थी, सॉरी, साबरमती आश्रम से पदयात्रा शुरू की थी। और ये दांडी कब पहुंचे थे? ये साबरमती से इनकी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च को, और दांडी जो पहुंचे थे ये कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। ठीक है, तो इस तरीके से जब इन्होंने ये वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने नमक कानून को तोड़कर और आंदोलन शुरू किया। तो देखिए 1940 नहीं, 1935 नहीं, 1932 नहीं, 1930 इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए क्या है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत की थी और यह अंग्रेजों के नमक कर के विरोध में था। 12 मार्च को चले थे वहां से अपने साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल को पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने नियम 47 लागू किया था जिसके तहत ओडिशा में भूजल पुनर्भरण पर सेवाश्रम का निर्माण कराया गया? ठीक है, यानी ये एक कानून था जिसको किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ दिया है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। यहाँ देखिए लॉर्ड डलहौजी 2 बार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा बल्कि लॉर्ड डफरिन होगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड कैनिंग ने इसको नहीं करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने भी नहीं करवाया था, लॉर्ड डफरिन ने भी नहीं कराया था, बल्कि इस कानून को, इस नियम को लाया कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी जब लॉर्ड डलहौजी अपने देश में गवर्नर जनरल था, और ये देखिए गवर्नर जनरल कब से कब तक था? 1848 ईस्वी से लेके 1856 ईस्वी। ठीक, तो इसी के दौरान इसने यह नियम 47 लागू किया था। और देखिए लॉर्ड डलहौजी की अवधि में 1847 ईस्वी में यह नियम लागू किया गया था, लेकिन यह अधिक विशिष्ट विषय है और कुछ अग्रिम प्रमाणों पर निर्भर कर सकता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, मुगल काल में अकबर का दरगाह कहाँ स्थित था? यानी मुगल काल में जब मुगल का शासन चल रहा था तो अकबर की जब मृत्यु होती है तो उनका दरगाह कहाँ पर बनाया गया था, उनकी कब्र कहाँ पर बनाई गई थी? यहाँ दिया देखिए ऑप्शन आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, श्रीनगर में, वाराणसी में। तो देखिए आगरा में तो अकबर के द्वारा किला बनवाया गया, महल बनवाया गया, और वहाँ पर जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया, लेकिन इसका जो दरगाह था वो किसी अन्य स्थान पर बनाया गया था, और वो स्थान वाराणसी भी नहीं था, श्रीनगर भी नहीं था, आगरा भी नहीं था, बल्कि कहाँ पर बनवाया गया है? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी है। व्याख्या क्या है कि अकबर के मकबरे यानी दर्जे जाना कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है, इसका निर्माण 1570 से 1580 के दशक में फतेहपुर सीकरी में कराया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35वां है, आज का 5वां है। देखिए इसमें पूछा रहा है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप समिति में किस विषय पर मुख्य भूमिका निभाई थी? यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारत में जब संविधान बन रहा था तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इस दौरान कौन सी मुख्य भूमिका निभाई थी? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है न्यायपालिका से संबंधित, दूसरा दिया है मौलिक अधिकारों से संबंधित, तीसरा दिया है संघ और राज्य के बीच में शक्तियां, और चौथा दिया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो देखिए इन्होंने न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं,
संघ और राज्य के बीच में शक्तियों से नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या होगा बी। व्याख्या क्या है कि अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों के मसौदे पर विशेष रूप से काम किया था जिससे सामाजिक न्याय और समानता शामिल हो सके। ठीक है, तो अंबेडकर जी के द्वारा मौलिक अधिकारों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा काम किया गया था, जिसका आजकल हम लोगों को प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो जनता पार्टी का गठन देखिए जब अपने देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो उसी के बाद हुआ था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया 1975, 1977, 1979, 1980। ठीक है, तो देखिए ये जो जनता पार्टी का गठन हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था, और बाद में फिर जो 1980 ईस्वी में चुनाव हुआ था, इस पार्टी को उसमें जीत मिली थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के विरोध में विभिन्न दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया था। जब कांग्रेस का विरोध किया गया तो अलग होकर सभी लोगों ने और अपनी एक अलग पार्टी बना ली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। यानी क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो पहला ऑप्शन देखिए, भारतीय सेना को फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल करना। यहाँ WW1 का मतलब है वर्ल्ड वार प्रथम। भारत में स्वशासन सुनिश्चित करना, भारत विभाजन योजना बनाना, आर्थिक सुधार लागू करना। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है अपने देश में 1942 ईस्वी में आया था, और यह मिशन भारत में इसलिए आया था कि वह भारतीयों को स्वशासन के लिए राजी कर ले। तो आर्थिक सुधार लागू करने नहीं आया था, भारत विभाजन योजना बनाने नहीं आया था, बल्कि क्या करने आया था, भारत में स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए आया था। ये भारतीय सेना को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने शामिल कर लिया था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ देखिए प्रथम विश्व युद्ध लिखा गया है, ये कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में जब 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था, तो इसी के दौरान यह आया था। तो यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड वार प्रथम, इसका मतलब ये ऐसे ही गलत है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजकर वार्ताएं शुरू की कि यदि भारतीय सहयोग मिलेगा तो बाद में स्वशासन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध चल रहा है, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम जब युद्ध से जीत कर वापस आएंगे तो आप लोगों को स्वशासन दिलाएंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने ब्रिटिश सरकार को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है प्रथम विश्व युद्ध के कारण, दूसरा है बंगाल में बाढ़ आने के कारण, तीसरा है भारत में व्यापक असंतोष के कारण, और चौथा दिया गया है गरीबी और अकाल के कारण। तो देखिए जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था 1919 में लागू किया गया था, तो इसको लागू करने के लिए सबसे ज़रूरत जो था, सबसे ज़रूरी काम था, जो प्रेरणा था इनके लिए, वो देखिए प्रथम विश्व युद्ध नहीं था, बंगाल में आई बाढ़ नहीं थी, गरीबी और अकाल नहीं थी, बल्कि भारत में व्यापक असंतोष था, जिसकी वजह से इन लोगों ने इस सुधार को लागू किया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या है कि 1919 के आसपास राजनीतिक असंतोष और असहयोग के कारण ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय स्वशासन में सुधार लाने का निर्णय लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे स्कूल ऑफ डॉक्स के संस्थापक कौन थे।
ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया है विलियम डिग्बी, जॉन स्कॉट, किर्कब्रेट और वेडन। देखिए बॉम्बे स्कूल ऑफ डॉक्स के जो संस्थापक थे वो विलियम डिग्बी थे। ठीक है, ये तीनों लोग नहीं थे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि डिग्बी ने 1827 ईस्वी में बंबई में सरकारी दवाओं के अध्ययन के लिए इस स्कूल की स्थापना की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान आंदोलन में जिन्ना ने किस घटना के बाद पूरी ताकत लगाई थी? यानी पाकिस्तान आंदोलन का मतलब हो गया कि पाकिस्तान की मांग में जिन्ना ने कौन सी ऐसी घटना हुई जिसके बाद पूरी जोर लगा दिया था पाकिस्तान को बनाने के लिए। यहाँ देखिए देखिए लाहौर प्रस्ताव, लाल किले की रैली, 1935 का अधिनियम, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यानी इसके पहले जिन्ना प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने अपना प्रयास बहुत तेज कर दिया था। तो देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से नहीं, 1935 के अधिनियम नहीं, लाल किले की रैली नहीं, बल्कि लाहौर प्रस्ताव इनके द्वारा पेश किया गया था। और इसी लाहौर प्रस्ताव में इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी और ये मांग बहुत तेजी से प्रचलित हुई और इन्होंने फिर पाकिस्तान बनाने के लिए पूरा ताकत लगा दिया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि 1940 में इन्होंने मुंबई में लाहौर अधिवेशन में जो लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में अपने द्वारा पाकिस्तान की मांग को और भी बढ़ा दिया और इसके लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किन्नौर भारतीय हिमालय में किस नदी घाटी में स्थित है? ठीक है, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि जो किन्नौर नामक स्थान है भारतीय हिमालय क्षेत्र में किस नदी घाटी में स्थित है। यहाँ दिया है कि सतील नदी, सतलुज नदी, भागीरथी नदी, तारा नदी। देखिए जो किन्नौर है ये किन्नौर घाटी है और ये देखिए सतील नदी नहीं है, भागीरथी नदी नहीं है, तारा नदी के पास नहीं है, बल्कि सतलज नदी के घाटी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि किन्नौर घाटी सतलज नदी की घाटी में स्थित है जो हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लवणीय लहरों वेव्स यानी समुद्र की जो लवणीय लहरें होती हैं, खारे पानी की लहरें होती हैं, उनका समुद्र से क्या संबंध है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है क्षेत्रीय कलाकृतियां हैं, लहरें जो सेमी दीप्ता पर होती हैं, लहरें जो चलते समय सतह नीचे आती हैं, ध्वनि तरंगे हैं। तो देखिए पहली बात तो ये ध्वनि तरंगे नहीं है, क्षेत्रीय कलाकृतियां नहीं है, बल्कि देखिए ये लहरें जो चलते समय सतह से नीचे चलती हैं ये भी नहीं है, बल्कि क्या है, ऐसी लहरें जो सेमी दीप्ता पर आधारित होती है। ठीक है, ये एक प्रकार की घटना होती है जो समुद्र में लहरें इस तरीके से चलती हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर बी होगा। व्याख्या क्या है कि लवणी शब्द लावणी तरंगों से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ यह सेमी द्वीप लहरों को संदर्भित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ है चक्रवाती तूफानों का अभ्यास कहाँ होता है, यानी चक्रवाती तूफान कहाँ देखे जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया है बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर, सभी उपरोक्त। देखिए चक्रवाती तूफान अपने देश में अंडमान सागर में भी आते हैं, बंगाल की खाड़ी में भी आते हैं, अरब सागर में। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर डी है। व्याख्या क्या है कि चक्रवाती तूफान जो है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों में आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
मिक्का किस भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया देखिए, क्षारीय चट्टान, फेल्सिक मैग्मा, ज्यूसाइट, संसाधन। तो देखिए मिक्का जो है एक प्रकार की चट्टानी संरचना होती है। देखिए संसाधन से भी नहीं है, ज्यूसाइट से भी नहीं है, फेल्सिक मैग्मा से भी नहीं है, बल्कि किससे संबंधित है? क्षारीय चट्टानों से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि मिक्का एक तरह की सिलिकेट खनिज है जो अनेक प्रकार की क्षारीय और अल्टरनेटिव चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून पड़ोसी देश से आने वाला कहलाता है, यह समझ में आने के पीछे क्या कारण? यानी ये क्यों कहा जाता है कि मानसून पड़ोसी देश से आता है? तो इसके समझने के लिए क्या कारण है, कौन से इसमें से कारण हो सकते हैं? पहला देखिए दिया है, हवा दक्षिण दिशा से आती है, हवा उत्तर दिशा से आती है, निष्पादन पर निर्भर करता है, माउंटेन द्वारा विभाजित होने के कारण ऐसा कहा जाता है। तो देखिए माउंटेन के द्वारा विभाजित होने के कारण ऐसा नहीं कहा जाता है, निष्पादन पर निर्भरता करता है ऐसा ये भी नहीं है, हवा दक्षिण दिशा से आती है ये भी नहीं होगा, बल्कि देखिए क्या होगा, हवा उत्तर दिशा से आती है। तो इसीलिए इस तरह से कहा जाता है कि मानसून पड़ोसी देश से आने वाली घटना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है? बी है। व्याख्या क्या है कि मानसून की नमी वाली हवा अरब सागर यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए कहा जाता है कि ये विदेशी देश से पड़ोसी देश से आने वाली घटना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है यदि समुद्र तल नहीं आधार माना जाए? यानी समुद्र तल को आधार नहीं माना जाए तो कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए यहाँ दिया है एवरेस्ट, यहाँ दिया है माउना केआ, यहाँ दिया है K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है लोत्से। ठीक है, तो देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है वो एवरेस्ट है, लेकिन ये समुद्र तल के आधार को मानकर है। लेकिन ये यहाँ पूछ रहा है कि समुद्र तल को आधार नहीं माना जाए। देखिए लोत्से नहीं है, गॉडविन ऑस्टिन भी नहीं है, बल्कि कौन सा है? माउना केआ। यानी ये सब क्या है? ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि माउना केआ का आधार महासागर तल से नीचे गहरा है, इसलिए कुल ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक, यानी महासागर तल से है। इसका मतलब क्या है कि तल के अंदर भी है इसकी हाइट और फिर ऊपर भी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वृषभ राशि किस प्रकार की जलवायु के लिए आदर्श समझी जाती है? यानी वृषभ जो राशि है किस प्रकार की जलवायु के लिए आदर्श समझी जाती है? तो यहाँ देखिए लिखा है सूखी और शुष्क, शीतोष्ण और शुष्क, शीतोष्ण और आर्द्र, और भूमध्य सागरीय। ठीक है, तो देखिए जो वृषभ राशि है यह देखिए सूखी और शुष्क जलवायु के लिए आदर्श नहीं है, शीतोष्ण और शुष्क के लिए नहीं है, भूमध्य सागरीय के लिए, बस किसके लिए है? शीतोष्ण और आर्द्र जलवायु के लिए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि वृषभ राशि वाला जो क्षेत्र है अक्सर मध्यम तापमान और नमी का अनुभव करता है। यह उत्तर भारत के विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के आसपास हो सकता है। ठीक है, यानी विंध्य और सतपुड़ा के आसपास इसको वाला जो क्षेत्र है वहीं पर ये पाया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा, नदी का बेसिन डेन्यूब किस महाद्वीप में? यानी डेन्यूब नदी की जो बेसिन है, घाटी है, वो किस महाद्वीप में है? ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया ऑप्शन एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका। तो देखिए डेन्यूब नदी जो है वो देखिए अफ्रीका में नहीं प्रवाहित होती है, उत्तरी अमेरिका में भी प्रवाहित नहीं होती है, ये
एशिया में भी नहीं है, ये कहाँ पर है, यूरोप की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या होगा, आंसर बी। व्याख्या क्या है कि डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह कई देशों को पार करते हुए काला सागर में गिरती है। ठीक है, ये यूरोप की दूसरी सबसे नदी लंबी है। पहली सबसे जो लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एलिवेशन शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी एलिवेशन शब्द कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया, क्षेत्र की चपाई, ऊंचाई, तापमान, वर्षा के स्तर। तो एलिवेशन शब्द देखिए वर्षा के स्तर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तापमान के लिए भी नहीं किया जाता है, क्षेत्र की चपाई के लिए, बल्कि ऊंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी होगा। व्याख्या क्या है कि एलिवेशन से तात्पर्य जमीन के किसी बिंदु की समुद्र तल से मापी जाने वाली ऊंचाई से, यानी किसी भी ऊंचाई वाले स्थान का जो समुद्र तल से हाइट मापा जाता है उसी को कहा जाता है एलिवेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि लहरी जल प्रभाव यानी टाइडल स्ट्रीम किस समय सबसे तीव्र होता है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है नया और पूरा चंद्रमा, पहले 3 दिनों में, चंद्रमा के मध्य भाग में, सभी समय समान होता है। नहीं, देखिए लहरी जल प्रभाव जो होता है सभी समय एक समान नहीं होता है, चंद्रमा के मध्य भाग में नहीं होता है, पहले 3 दिनों में नहीं होता है, बल्कि जब चंद्रमा नया और पूर्ण रूप से रहता है यानी पूर्णिमा के समय होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि स्प्रिंग टाइड यानी प्रबल ज्वार जो है ठीक नए और पूर्ण चंद्रमा के समय होता है, जब सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलकर ज्वार को उच्च बना, यानी दो पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लग जाती है, इसलिए पानी की जो धारा है समुद्र की उसको ऊपर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से उच्च ज्वार आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है भावनात्मक लोकतंत्र यानी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी किस विचारक से जुड़ी हुई है, यानी भावनात्मक लोकतंत्र को प्रदान करने वाले, उनकी विचारधारा को देने वाले कौन से व्यक्ति थे। यहाँ दिखा रहे हैं जॉन रॉल्स, यूरी लोवार, कार्ल पॉपर, जेम्स मैडिसन। ठीक है, तो देखिए भावनात्मक लोकतंत्र की जो विचारधारा है उसको दिया किसने था, जो विचार दिया था जॉन रॉल्स ने नहीं दिया था, कार्ल पॉपर ने नहीं दिया था, जेम्स मैडिसन ने नहीं दिया था, बल्कि किसने दिया था, यूरी लोवार ने। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या है कि यूरी लोवार ने निर्णय प्रक्रिया, संवाद और लोकतांत्रिक आदान प्रदान पर बल देने वाले भावनात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। ठीक है, यानी धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा अपने देश में, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है अपने संविधान में। यहाँ देखिए अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 14। तो देखिए अनुच्छेद 14 जो है वो समता के अधिकार से, विधि के समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून के समझ सभी लोग एक समान के होंगे, ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 ए जो है वो जो है मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है, और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जो गार्जियन है उनको अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये भी नहीं है। अनुच्छेद देखिए 25 और 26 दोनों है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का जो प्रतीक है, तो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 25। ठीक, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द देखिए सीधे तौर पर किसी एक अनुच्छेद में नहीं दिया गया,
लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, और ये अनुच्छेद जो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने देश के संविधान की प्रस्तावना में भी 1976 ईस्वी में जो है 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया या किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संघ राज्य संबंधों में विसंगति किस संस्थागत सुधार से निपटी जा सकती है। यानी जब संघ राज्य में विवाद होगा, कोई टकराव होगा, तो उसको सुलझाने का काम कौन करता है। तो देखिए यहाँ दिया है वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, लोकपाल। तो देखिए संघ राज्य संबंध के लिए लोकपाल नहीं बनाया गया है। चुनाव आयोग चुनाव का कार्य कराता है। नीति आयोग अपने देश में नई नई नीतियों को लागू करवाता है और उनको जो है पूर्ण करवाता है। वित्त आयोग जो है अपने देश में इसीलिए बनाया गया था कि संघ और राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर किया जा सके। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर ए होगा। व्याख्या क्या है कि वस्तुनिष्ठ संघ राज्य वित्त वितरण हेतु वित्त आयोग को नियुक्त किया गया था और यह अनुच्छेद 280 के तहत इसको बनाया गया। ठीक है, यदि इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्ध राष्ट्रवादी यानी क्वासी फेडरल शब्द भारत के संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है, यह किसने कहा था। यानी क्वासी फेडरल शब्द की जो बात है या इस तरह से जो कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है कोंडलीजा राइस, प्रकाश सिंह, इंदिरा गांधी, शरद पवार। तो देखिए अर्ध राष्ट्रवादी यानी क्वासी फेडरल शब्द का प्रयोग कोंडलीजा राइस ने नहीं किया था, शरद पवार ने नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, प्रकाश सिंह ने किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि प्रकाश सिंह के अनुसार भारत एक संघीय राष्ट्र भले ही हो, लेकिन उसके केंद्रीय ढांचे में बहुतत्व शक्तियों की वजह से वह अर्ध राष्ट्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त प्रणाली का संवैधानिक आधार कौन सा विनियम है। यानी लोकपाल और लोकायुक्त जो प्रणाली अपने देश में लाई गई थी वो किस समय लाई गई थी। याद याद देखिए 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तो आंसर देखने से ही पता चल जा रहा है कि संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है, गलत है। 73वां संविधान संशोधन नहीं है, 74वां संविधान संशोधन नहीं है, बल्कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा इसको अपने देश में लाया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया है 2013 ईस्वी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य और पोषण, पंचायती राज और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय पर चर्चा से संबंधित निर्देश कहाँ हैं। ठीक है, ये देखिए कहाँ हैं, तो अपने देश में संविधान में कहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में, पंचायती राज के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में लिखा गया है, निर्देश दिया गया है। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्वों में, न्यायिक अध्यादेशों में, संघ सूची में, राज्य सूची। देखिए इनके बारे में जो चर्चा की गई है वो राज्य सूची में नहीं की गई है, संघ सूची में नहीं की गई है, न्यायिक अध्यादेश में नहीं की गई है, बल्कि नीति निर्देशक तत्वों में इसकी बात कही गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए है नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4A में शामिल किए गए हैं और इसमें देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक
के अंतर्गत इन सारी बातों को बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ईडी का गठन किस कानून के अंतर्गत हुआ। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है और खास करके चुनाव के समय में कुछ ज़्यादा ही चर्चित रहता है। तो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसका गठन कब हुआ। तो देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन दिया PMLA 2002, यहाँ दिया है दूसरा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, RTI एक्ट 2005 और विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, गठन के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं हुआ था इसका गठन, RTI एक्ट के तहत भी नहीं हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी नहीं हुआ था। कब बना था ये? PMLA 2002 एक्ट के तहत। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या होगा? ए होगा। व्याख्या क्या है कि प्रवर्तन निदेशालय संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 के अंतर्गत स्थापित किया गया। यानी यह संपत्ति के ज़्यादा, यानी बहुत से लोगों के पास इनकम से ज़्यादा जब संपत्ति हो जाती है, आय से अधिक संपत्ति, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, तो इस तरीके से चीज़ों को पकड़ने के लिए, सजा दिलाने के लिए यह बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन कार्यवाहक अध्यक्ष होता है। यानी जब विधानसभा का अध्यक्ष ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता करता है कार्यवाहक के रूप में। यहाँ दिया गया है उपसभापति, मुख्यमंत्री, विपक्ष नेता, गृह मंत्री। ठीक है, तो देखिए गृह मंत्री नहीं करेंगे, गृह मंत्री क्योंकि संसद के सदस्य होते हैं, विपक्ष के नेता भी नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है? उपसभापति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है? ए है। व्याख्या क्या है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति तथा रिक्त पद की स्थिति में उपसभापति यानी उपाध्यक्ष जिसको कहा जाता है, वो कार्यवाहक के रूप में विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं, और जब फिर अध्यक्ष उपस्थित हो जाता है तो फिर वो अपना सीट छोड़ देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पदेन एक्स ऑफिसियो राज्यों के प्रत्येक वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक राज्यों के जो वित्त आयोग हैं उनका अध्यक्ष किस अनुच्छेद के आधार पर होता है? अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 274, अनुच्छेद 280। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट होगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध बेहतर करने के लिए एक संस्थान बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो है गठित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति एक प्रकार से पदेन अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का। ठीक है, तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 293 नहीं होगा, अनुच्छेद 270 नहीं होगा, अनुच्छेद 274 नहीं होगा, बल्कि अनुच्छेद 280 के तहत होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है? डी है। व्याख्या क्या है कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन और इसके अध्यक्ष का विवरण जो है दिया गया। ठीक है, अब देखिए आज की सीरीज का, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखिए, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा स्थापित है। यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है अपने देश में किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है। तो देखिए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 13 और सभी उपरोक्त। तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर करने की शक्ति है, अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को यह शक्ति देती है न्यायिक समीक्षा की, अनुच्छेद 13 भी संविधान की सर्वोच्चता को बताता है। तो इस तरीके से देखिए सभी उपरोक्त जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है? डी है। व्याख्या क्या है कि अनुच्छेद 13 संविधान की श्रेष्ठता को बताता है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है न्यायिक समीक्षा की, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को अधिकार देता है न्यायिक समीक्षा की। तो इस तरीके से सभी जो है न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और इनकी जो व्याख्या है वो मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया है कि आप लोग केवल राइट आंसर न जाने बल्कि उसके बारे में व्याख्या के साथ जानते रहेंगे तो चीज़ों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।